Hello everyone and welcome back to our channel Biology Impulse. Today in this video we will discuss about the chapter number 17 of class 11th, that is breathing and exchange of gases. We will discuss this chapter with the help of handwritten notes. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. तो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, इन सब के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? वो है एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और ये एनर्जी अब आएगी कहाँ से? तो ये एनर्जी आती है फूड के ऑक्सीडेशन की मदद से। लेकिन ये ऑक्सीडेशन होता क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो फूड के पार्टिकल्स हैं उनका ब्रेक डाउन होना। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज बिटवीन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। यानी वो प्रोसीजर जिसके अंदर एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन तो ली जा रही है एटमॉस्फेयर से और जो CO2 है वो हमारे शरीर से बाहर निकाली जा रही है। तो इस प्रोसीजर को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। The method by which oxidation of food material occur in the living cell of an organism is called respiration. यानी वो प्रोसीजर जिसके थ्रू खाने का ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी भी लिविंग सेल के अंदर, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। जो रेस्पिरेशन है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है उसको हम ब्रीदिंग भी बोलते हैं और इसके अंदर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो रहा होता है। यानी हम ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं और जो CO2 है उसको एक्सहेल कर रहे हैं। वहीं जो दूसरे टाइप का रेस्पिरेशन है दैट इज़ इंटरनल रेस्पिरेशन, इसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इस टाइप के रेस्पिरेशन के अंदर जो फूड के पार्टिकल्स हैं, यानी जो डाइजेस्टेड खाना है जो कि ग्लूकोज़ की फॉर्म में होता है, तो वो खाना जो ग्लूकोज़ है वो कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। और जब ये ग्लूकोज़ ब्रेक डाउन होता है तो इससे जो एनर्जी रिलीज़ होगी वही एनर्जी हमारे शरीर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके लिए काम में आएगी। ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है ये किस फॉर्म में होती है रिलीज़? ये ATP की फॉर्म में रिलीज़ होती है। ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। द फूड सब्सटेंस which is allowed in the respiration is called respiratory substrate. Example, glucose, amino acid, etc. यानी वो फूड सब्सटेंसेस जो कि रेस्पिरेशन के टाइम पे इन्वॉल्व होते हैं, इनको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी बोलते हैं। एग्जाम्पल है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, एक्सेट्रा। अब हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं और उन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं। और कौन से टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होगा उनके अंदर, वो चीज़ इस बात पे डिपेंड करेगी कि वो उनकी हैबिटेट कैसी है और उसके साथ साथ उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो इसी के बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट के पेपर में कि कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। जो एम्फीबियंस हैं वो मोस्टली जो उनकी मॉइस्ट स्किन और जो उनके पास लंग्स हैं उनके थ्रू रेस्पायर करते हैं। वहीं अगर हम स्पॉन्जेस, फ्लैटवर्म या फिर सीलेंट्रेट की बात करें तो उनका जो पूरा इंटायर बॉडी सरफेस होता है वो एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन उनके लिए काम करता है। जो अर्थवर्म है वो स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है।
वहीं जो इंसेक्ट हैं उनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ट्रैकियल सरफेस भी बोलते हैं, उनके थ्रू वो रेस्पायर करते हैं। वहीं अगर हम पाइसेस, मोलस्कस और एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो उनके पास रेस्पिरेशन के लिए गिल्स मौजूद होते हैं, और जो मैमल्स हैं वो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमने यहाँ नोट्स में इन सारे टॉपिक्स को एज अ फ्लो चार्ट बनाया है, क्योंकि फ्लो चार्ट से चीज़ों को याद रखना बहुत इजी हो जाता है। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहाँ से शुरू होता है? हमारे जो नोज़ है वहाँ से शुरू होता है। तो हमारे पास अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू जो एयर है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती है। अब ये जो पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स हैं इनके थ्रू होते हुए जो पैसेज है रेस्पिरेटरी वाला वो पहुंचता है नेज़ल चैम्बर में। नेज़ल चैम्बर में ये नेज़ल कैविटी के थ्रू होते हुए पहुंचता है। वहीं अब जो ये नेज़ल चैम्बर है ये आगे पहुंचेगा फेरिंग्स के पास में। ये जो फेरिंग्स वाला एरिया है ये एक कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। इसके अलावा यहाँ पे एपिग्लोटिस और ग्लोटिस जैसे दो फ्लैप भी प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड पाइप को और जो विंड पाइप है उनको सेपरेट करवाते हैं, ताकि जो खाना है वो किसी भी तरीके से जो हमारे विंड पाइप है उसके अंदर एंटर ना कर सके। अब ये जो फेरिंग्स है ये लेरिंग्स के थ्रू होते हुए ट्रैकिया के अंदर ओपन हो जाता है। ये जो लेरिंग्स है ये कार्टिलेजियस बॉक्स है, यानी कार्टिलेज का बना हुआ होता है, और ये साउंड के प्रोडक्शन में मदद करवाता है, इसीलिए हम इनको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। अब ये जो ट्रैकिया तक पहुंच चुका है पैसेज, तो ये ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि हमारे मिड थोरैक कैविटी तक एक्सटेंड होती है, और फिर ये जो फिफ्थ थोरैक वर्टिब्रा होती है वहाँ पे डिवाइड हो जाती है। ये जो फिफ्थ थोरैक वर्टिब्रा है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ याद रखने के लिए, क्योंकि नीट के पेपर में बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि जो ट्रैकिया है वो कहाँ पे डिवाइड होता है आगे वाले दो पार्ट्स में। तो ये डिवाइड होता है फिफ्थ थोरैक वर्टिब्रा पे। अब यहाँ से ये डिवाइड होके दो ब्रोंकीज बना लेता है। पहली है लेफ़्ट प्राइमरी ब्रोंकी और जो दूसरी है वो है राइट प्राइमरी ब्रोंकी। अब ये जो दोनों ब्रोंकीज हैं ये आगे डिवाइड होती रहती हैं और फिर क्या बना लेती हैं? सेकेंडरी ब्रोंकी बना लेंगी। फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकी से टर्शरी ब्रोंकी बनेगी, और फिर जो टर्मिनल ब्रोंचियोल्स हैं उनके अंदर ये फाइनली टर्मिनेट हो जाएंगी। अब ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं इनका जो एंड पॉइंट है वहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे बैग के जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एलोवेलाई बोलते हैं। अब ये जो पूरा नेटवर्क है ब्रोंकी प्लस ब्रोंकियोल्स और जो एलोवेलाई ये मिलके क्या बनाती हैं? लंग्स बना लेती हैं। अब हमारे शरीर में दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो लंग्स हैं ये एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू ये कवर रहते हैं, और उस डबल लेयर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लूरा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ प्लूरा से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। अब ये डबल लेयर है प्लूरा, तो इसके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड भी बोलते हैं। अब इस प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है? तो इसका काम होता है जो फ्रिक्शन हो रहा है लंग्स के सरफेस पे उसको कम करवाने का। तो यहाँ से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड।
So its function is to reduce the friction on the lung surface. ये जो प्लूरा है, हमने बोला ये डबल मेम्ब्रेन है, डबल लेयर्ड है. तो एक तो होगी जो आउटर प्लूरा होगी, ये तो कांटेक्ट में रहती है, जो थोरेक लाइनिंग्स हैं उनके कांटेक्ट में रहेंगी. वहीं जो इनर प्लूरा है वो बेसिकली जो लंग सरफेस है उनके कांटेक्ट में रहती है. अब दो चीज़ें आती हैं यहाँ हमारे पूरे रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर. पहली तो है कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा है एक्सचेंज पार्ट. तो पूरा हिस्सा जो कि हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से शुरू हुआ और जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक जो पूरा हिस्सा है वो कौन सा पार्ट बनाता है? कंडक्टिंग पार्ट की फॉर्मेशन करता है. ये जो कंडक्टिंग पार्ट है इसका फंक्शन होता है कि ये जो एयर एंटर हुई है, एटमॉस्फेरिक एयर, उसको एल्वेलाई तक लेके जाए, उसको क्लीन और ह्यूमिडिफाई करें. द कंडक्टिंग पार्ट basically transport the atmospheric air to the alveoli, clears it from the foreign particles, humidifies it and also bring the air to the body temperature. और ये हमारे जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वहाँ तक उस एयर के टेम्परेचर को लेके आती है. अब जो दूसरा पार्ट बचा दैट इज़ एक्सचेंज पार्ट. तो ये किस चीज़ से बना हुआ होता है? ये बना होता है एल्वेलाई और जो उसकी डक्ट्स हैं उनसे मिलके ये एक्सचेंज पार्ट बनता है. ये एक्सचेंज पार्ट ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे एक्चुअल डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और CO2 का बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर. अब हमारा जो लंग है वो थोरेक चैम्बर के अंदर सिचुएटेड होता है और ये जो थोरेक चैम्बर है ये एक एयर टाइट चैम्बर भी है. अब ये थोरेक चैम्बर बना किस चीज़ से होता है? तो ये डोर्सली तो बना होता है वर्टिब्रल कॉलम से, वहीं वेंट्रली ये स्टेरेनम से बना होता है, लेटरली ये रिब्स से बना होता है और जो इसकी लोअर साइड है ये डायफ्राम से बना होता है. और ये जो डायफ्राम है ये बेसिकली एक डोम शेप के जैसा स्ट्रक्चर होता है. अब हम बात करते हैं कुछ की पॉइंट की जो कि रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. जो सबसे पहला की पॉइंट है वो ये है कि जो ब्रीदिंग का प्रोसीजर है जिसके अंदर हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर है हम उसको अंदर लेते हैं और जो हमारी CO2 है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं. यानी हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सेल आउट करते हैं. जो दूसरा मेन पॉइंट है वो है गैसेस का डिफ्यूज़ होना हमारी एल्वेलर मेम्ब्रेन्स के थ्रू. जो तीसरा की पॉइंट है वो है गैसेस का ट्रांसपोर्ट होना ब्लड के थ्रू. क्योंकि हमें पता है हमारा जो ब्लड है उसके अंदर RBCs प्रेजेंट होती हैं और जो RBCs हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. ये जो हीमोग्लोबिन है यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं. तो कैसे ब्लड इन गैसेस को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है ये एक और की फैक्टर है. चौथा है कि CO2 प्लस जो ऑक्सीजन है उसका कैसे डिफ्यूजन होगा ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में. और जो पांचवा की फैक्टर है वो है ऑक्सीजन का यूटिलाइज होना. सेल्स उसको यूटिलाइज करेंगी अलग अलग रिएक्शंस के लिए और उसके एंड में जो CO2 है वो रिलीज़ होती है. नॉर्मली जो एरोबिक रेस्पिरेशन है यानी कि वो रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है. तो इस एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जब खाने का ऑक्सीडेशन होता है, जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जब वो ब्रेकडाउन होगा
तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी का रिलीज़ होता है। और अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी इसके अंदर हम किस तरीके से इनहेल कर रहे हैं और किस तरीके से एक्सहेल कर रहे हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंस्पायरेशन यानी कि इनहेलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो मैकेनिज़्म है ब्रीदिंग का, इसके अंदर क्या क्या होता है कि जो मस्कुलर रीजन है डायफ्राम का वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी सीधी भाषा में डायफ्राम तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जब हम इनहेल कर रहे हैं, और जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स करेंगी। यानी डायफ्राम प्लस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। जब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इससे क्या होता है कि जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है। वहीं जब ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं एक्सटर्नल वाली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और जब इंटरनल वाली रिलैक्स करेंगी तो इससे हमारी रिब्स का मूवमेंट होगा। रिब्स कैसे, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव करेंगी, और इसी के चलते यानी कि जो डायफ्राम फ्लैट हो रहे हैं प्लस हमारी जो रिब्स हैं वो मूव अप और आउट कर रही हैं, तो इससे हमारी जो थोरैक वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होने लग जाएगी। और अगर ये थोरैक वॉल्यूम इंक्रीज़ हुई तो इससे हमारा जो लंग्स है उसका जो प्रेशर है उसके आसपास वो भी कम होने लगेगा, और अगर लंग्स का प्रेशर कम होगा तो इवेंचुअली जो एल्वेओलाई का प्रेशर है, यानी जो एल्वेओलाई के आसपास प्रेशर है वो भी अल्टीमेटली कम होगा, और इसी के चलते जो एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर आएगी, यानी हम ऑक्सीजन को इनहेल कर पाएंगे। तो ये तो था प्रोसीजर पूरा इंस्पायरेशन का, यानी यहाँ क्या हुआ, जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स हुई। इनकी वजह से क्या हुआ, डायफ्राम फ्लैट हुआ, रिब्स अप एंड आउट मूवमेंट हुआ, जिससे थोरैक वॉल्यूम बढ़ी और उससे लंग्स के आसपास वाला प्रेशर घटा, और इसी प्रेशर के डिक्रीज़ होने के चलते जो एल्वेओलाई के आसपास का जो प्रेशर था वो भी रिड्यूस हुआ, और अल्टीमेटली जो एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो गई। अब जो दूसरा मैकेनिज़्म है वो है एक्सहेलेशन यानी एक्सपायरेशन का मैकेनिज़्म। तो एक्सपायरेशन के टाइम पे बिल्कुल अपोजिट होगा जो कि इंस्पायरेशन के टाइम पे हुआ था। इंस्पायरेशन के टाइम पे जो डायफ्राम था वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन एक्सपायरेशन के टाइम पे जो डायफ्राम है वो रिलैक्स कर रहे हैं। वहीं इनहेलेशन के टाइम पे जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन यहाँ वो रिलैक्स हो रही हैं, और वहाँ पे इंटरकोस्टल जो इनर वाली मसल्स थी वो रिलैक्स थी, लेकिन यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। यानी कंप्लीट अपोजिट काम हो रहा है इनहेलेशन और एक्सपायरेशन के टाइम पे। अब जब यहाँ पे ये डायफ्राम रिलैक्स कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि जो डायफ्राम जो इसकी एक्चुअल शेप है दैट इज़ डोम शेप, उसके अंदर वापस आ जाएगा। वहीं जो इंटरकोस्टल मसल्स के एक के कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे के रिलैक्स होने की वजह से अब ये जो रिब्स हैं ये डाउन और इन मूवमेंट कर रही है, यानी नीचे की तरफ और अंदर की तरफ मूवमेंट कर रही हैं, और इससे क्या होगा कि जो थोरैक्स की वॉल्यूम थी वो कम होने लग जाएगी, और इस वॉल्यूम के डिक्रीज़ होने की वजह से जो लंग्स के आसपास जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। अब अगर लंग्स के आसपास का प्रेशर बढ़ रहा है तो उससे एल्वेओलाई का प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा, और इसी के चलते जो एयर है वो हमारे शरीर से या फिर हमारे लंग्स से बाहर चली जाएगी। अब आती हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर साल नीट के पेपर में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन अल्टीमेटली आते ही आते हैं। तो जो सबसे पहली वॉल्यूम है
दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम। यानी ये वो वॉल्यूम होती है एयर की जो हम एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे इनहेल या फिर एक्सहेल करते हैं। ये नॉर्मली 500 ml के आसपास होती है। जो दूसरी वॉल्यूम है दैट इज़ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम IRV से भी डिनोट करते हैं। तो ये IRV एडिशनल वॉल्यूम होती है एयर की जो कि एक इंसान अपने अंदर ले सकता है जब वो ज़बरदस्ती सांस लेता है। यानी जब हम ज़बरदस्ती सांस लें तो कितने अमाउंट की एक्स्ट्रा एयर को हम अपने अंदर लेके जा सकते हैं, इसको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। और इसका एवरेज होता है 2500 से लेके 3000 ml के आसपास। ये जो इनकी एवरेज वॉल्यूम्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये वॉल्यूम्स पूछी जाती हैं। जो अगली है वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम ERV भी बोलते हैं। ये वो एडिशनल अमाउंट है एयर का जो कि एक इंसान अपने शरीर से बाहर निकाल सकता है ज़बरदस्ती जब वो सांस छोड़ रहा होता है। यानी हम कितनी ज़बरदस्ती जो अमाउंट है एयर की उसको हमारे शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, उसको हम ERV बोलते हैं। और इसका एवरेज होता है 1000 से लेके 1100 ml के आसपास तक। जो चौथी वॉल्यूम है वो है रेजिडुअल वॉल्यूम, इसको हम RV से डिनोट करते हैं। और ये वो वॉल्यूम होती है एयर की जो कि हमारे लंग्स के अंदर रहती है इवन अगर हम ज़बरदस्ती सांस बाहर निकालें। यानी कि ज़बरदस्ती सांस बाहर निकालने के बाद भी जो वॉल्यूम एयर की हमारे शरीर के अंदर बच जाती है, जो हमारे लंग्स में बच जाती है, उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और इसका एवरेज होता है 1100 ml से लेके 1200 ml के आसपास। जो पांचवी अब आती है कैपेसिटीज़ की बात, तो जो पांचवी है वो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसको हम IC से भी डिनोट करते हैं। ये टोटल वॉल्यूम होती है एयर की जो कि एक इंसान अपने अंदर ले सकता है एक ज़बरदस्ती एक्सहेल करने के बाद। यानी ज़बरदस्ती सांस छोड़ने के बाद में हम कितने अमाउंट की एयर को अपने अंदर इनहेल कर सकते हैं, इसको हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। इसके अंदर जो टाइडल वॉल्यूम है प्लस जो इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी है वॉल्यूम है, इसको हम इंक्लूड करते हैं। द नेक्स्ट कैपेसिटी इज़ एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जो EC से हम इसको डिनोट करते हैं। ये वो टोटल वॉल्यूम होती है एयर की जो कि एक इंसान अपने शरीर से एक्सपायर कर सकता है जब उसने एक नॉर्मल इंस्पायरेशन करी हो। यानी एक नॉर्मल सांस लेने के बाद में हम कितनी अमाउंट की एयर को हमारे शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, इसको हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। इसके अंदर टाइडल वॉल्यूम प्लस जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ये इंक्लूड होती हैं। द नेक्स्ट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, दैट इज़ डिनोटेड बाय FRC। ये वो वॉल्यूम होती है एयर की जो कि हमारे लंग्स के अंदर रह जाती है एक नॉर्मल सांस बाहर छोड़ने के बाद। यानी नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में जो वॉल्यूम हमारे लंग्स में बच जाती है उसको हम FRC से डिनोट करते हैं। ये ERV प्लस RV को इंक्लूड करती है। नेक्स्ट वन इज़ वाइटल कैपेसिटी, दैट इज़ VC। तो ये वो मैक्सिमम वॉल्यूम होती है एयर की जो कि एक इंसान ब्रीद इन कर सकता है एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद में। और इसके अंदर इंक्लूड होती हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जो लास्ट है वो है टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कि जो टोटल वॉल्यूम है एयर की जो कि हमारे लंग्स के अंदर अकोमोडेट हो सकती है एक ज़बरदस्ती सांस लेने के बाद में, उसको हम टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। इसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम
प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंक्लूडेड होती हैं, या फिर सिंपल एंड शॉर्ट जो वाइटल कैपेसिटी है प्लस जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, ये मिलके हमारी जो टोटल लंग कैपेसिटी है उसको बनाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मैटर करता है। और आप कमेंट सेक्शन में हमें आपके व्यूज़ भी बता सकते हैं। थैंक यू।